शांति निवास की हर सुबह यूं तो प्रिया के आने के बाद से खांसी हो चुकी थी, पर आज इस सुबह में कुछ और भी स्पेशल था। नाश्ते के टेबल पर आज पूरा परिवार मौजूद था। आज प्रिया की सास, शांति के भाई और भाभी भी आए हुए थे, जो शादी में किसी कारण नहीं आ सके थे। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। हमने सुना है कि बहू के हाथों में जादू है, लेकिन आज खुद चखने का मौका मिल रहा है। क्या लगता है प्रेम, बहू इम्तिहान में खरी उतरेगी? इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो अपनी बीवी की साइड ही लेगा ना। शादी के महीने ही कितने हुए हैं गिनकर? 4, 35-40 साल हो चुके होते, फिर ना पूछने से समझ में आता। तब तो क्या दाल क्या सब्जी सब बराबर ही कहता। ये तो है भाभी, जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं बीवी के हाथों के खाने का स्वाद फीका पड़ने लगता है। फिर सिर्फ माँ के हाथ के खाने का ही स्वाद समझ में आता है। अभी तो प्रेम सिर्फ प्रिया प्रिया करता रहता है। 1-2 साल बीतने दीजिए, फिर आ गया कल ठिकाने, पर तब मैं नहीं बनाकर परोसने वाली। हाँ, अरे अरे दीदी, इतनी भी टांग खिंचाई मत कीजिए। लड़की की देखिए बेचारे का चेहरा कैसे उतर गया। तेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है बेटा। कई लोगों के मुंह से तारीफ सुनी है उसके हाथ के बने खाने की, पर हमने इतने दिनों से सिर्फ सुना ही था कि बहू के हाथ का खाना लाजवाब होता है, तो चखने चले आए। अभी इंतजार नहीं हो रहा भाई। तभी घर की बहू प्रिया गर्मा गर्म पराठे और सब्जियां लेकर आती है। खाना परोसा जाता है और पहला निवाला मुंह में रखते ही आहा, सबकी आंखें चमक उठती है। अरे भाई, ये तो सच में कमाल है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बना दिया बहू तूने। मुझे तो लगा कि हमें इम्प्रेस करने के लिए तू नान, तंदूरी ये सब बनाएगी, पर तूने तो नॉर्मल से पराठे और सब्जी को रेस्टोरेंट का स्वाद दे दिया। ये पूरी बात नहीं हुई जी। बहू, रेस्टोरेंट से भी बढ़कर खाना बना दिया तूने। रेस्टोरेंट वाले तो सिर्फ बेचने के लिए बनाते हैं, तूने तो खिलाने के लिए बनाया। तुझे तो बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, तेरा खाना सुपर हिट होगा। बाकी तेरे खाने का प्रचार करने के लिए तेरे मामा ससुर तो बैठी हैं। देख लो मम्मी, करती थी ना मेरी टांग खिंचाई। सिर्फ मुझे ही मेरी बीवी के हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, बाकी सभी को भी आ रहा है। सभी के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर शांति की भौएं चढ़ने लगती है। शांति कुछ नहीं कहती, पर हल्की सी खांसी करके सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है। घर की परंपराएं भी ठीक से सीख जाए वही बहुत होगा भैया। अगर बेटों के साथ बहुएं भी बाहर जाकर कमाने लगी तो घर कौन संभालेगा? ये तो सिर्फ एक इंसिडेंट है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जिस दिन से प्रिया अपने ससुराल आई थी, उसके हाथ के बने खाने की तारीफ हर कोई करता था और उसे खाने का काम शुरू करने का सजेशन भी देता था, जिससे उसकी सास और ननद बड़े चिढ़ते थे। देख रही हो मम्मी, अब तो मामा मामी भी बिजनेस सलाह देकर चले गए। तुम्हारी बहू को पता चला किसी दिन तितली उड़ गई। आजकल हर तीसरे न्यूज में यही खबर तो दिखाते। वहाँ बीवी ने कमाना शुरू किया, यहाँ पति की वैल्यू शून्य हो गई और फिर रिश्ता टूट गया। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, अच्छी तरह से मैं प्रिया को समझा दूंगी। तू अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक मम्मी, 20,000 देते और नौकरों की तरह काम करवाते। बदन बदन टूटने लग जाता है मेरा। अच्छा चलो, तुम भाभी को अच्छे से समझा देना, मैं ऑफिस निकलती हूँ। शाम के वक्त प्रिया चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और प्रिया को देखते ही शांति शुरू हो जाती है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है बहू। जो लोग तुझे बिजनेस शुरू करने का आइडिया दे रहे हैं ना, वो ना तेरे सगे हैं, ना ही तुझे अपने घर पर रखने वाले हैं। तुझे ऐसी छत के नीचे इन्हीं 4 दीवारों के अंदर रहना है, तो इस घर के नियम कायदे के हिसाब से चल, वही अच्छा होगा। कोई बात हो गई क्या मम्मी जी? किसी नाम से कुछ कह दिया क्या? फिलहाल तो नहीं, पर जो लोग तुझे सर चढ़ा रहे हैं, तेरे बिजनेस शुरू होने के बाद वही आकर ताने देंगे कि शांति की बहू ने तो घर की इज्जत तार तार कर दी, जो कि ना मुझसे बर्दाश्त होगा ना तेरे पापा जी को। और अपने माँ बाप को उदास प्रेम बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए पहले ही इत्तला कर देती हूँ। बिजनेस का आइडिया तेरे दिमाग में आ भी रहा हो तो उसे वहीं दबा दे, वरना अपने मायके में जाकर ही तुझे शुरू करना पड़ेगा तेरा बिजनेस। प्रिया को डराने के बाद भी शांति की कलेजे को शांति नहीं होती। इसे एक बार के लिए मना तो कर दिया, पर कमी तो मेरे प्रेम में ही है। पर ये प्रिया से बिजनेस करने की बात करता रहता है, उसके दिमाग से भी बिजनेस के इस बीज को हटाना ही होगा। अगली सुबह जब प्रेम काम पर जाने के लिए निकल रहा था, शांति उसके पास जाकर कहती है, ये सोमेश कौन है बेटा? सोमेश? पता नहीं मम्मी। सोमेश तेरा दोस्त नहीं है जिससे आजकल बहू बिजनेस की बातचीत करती रहती है? मुझे तो लगा तूने अपने किसी दोस्त को बहू को बिजनेस आइडिया देने को कहा है। अरे नहीं, हाँ, आप लोगों को बिना इन्फॉर्म किए मैं ऐसा क्यों करूंगा? मम्मी क्या बात हुई है, साफ साफ बताओ ना।
हुई तो नहीं बेटा, पर हो जाएगी। किसी अधेड़ उम्र के लड़के का ऐसे रोज रोज घर पर आना, वो भी तेरे पापा जी और तेरी गैर मौजूदगी में, मुझे तो भाई ठीक नहीं लगता। तुझे पता है, दरवाजे पर ही बहू खड़ी होकर बस यही बातें करती रहती है कि बिजनेस कैसे खोला जाए, क्या करना है। पर सोच, अगर अगल बगल वालों को वक्त लगेगा क्या तेरे पापा जी के कान भरने में? तो जानता ही उनके दिमाग को। मैं ऐसे ही इन चीजों के खिलाफ नहीं थी। पता चला 2 रुपये बिजनेस में कमाए और लाख रुपए की इज्जत गवा दी। प्रिया ऐसी बचकानी हरकत करेगी मुझे नहीं लगा था मम्मी। मैं बात करता हूँ उससे। अरे नहीं बेटा, उससे डायरेक्ट कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, वरना वो क्या सोचेगी कि उसकी सास ने भी उसके चरित्र पर शक किया। तू बस उसे इनडायरेक्ट बोल दे कि बिजनेस के बारे में ना सोचे और ना कुछ करे, घर पर शांति बनी रहे, और क्या चाहिए मुझे, हाँ? और इस तरह शांति अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर अपनी बहू की सारी ख्वाब को मटिया पलित कर देती है। प्रिया के दिमाग में तो बिजनेस करने का आइडिया पहले से था ही नहीं, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल चल रहा था कि थकी हारी रमा रोज की तरह ऑफिस से घर आती है और सोफे पर पसर जाती है। अपनी बेटी को देखते ही शांति उसकी ओर भागती हुई जाती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या खाएगा मेरा बच्चा? हाँ बोल, तेरी भाभी से कहकर बनवा देती हूँ, बहुत थक जाती है ना बेटा। ऑफिस छोड़ने में ही भलाई लगती है मम्मी, ये काम मुझसे नहीं होगा। दिन पर दिन प्रेशर बढ़ाते ही जा रही है लोग। ये नौकरी नहीं करेगी तो दूसरी ढूंढ ले बेटा, पर ऐसे खाली घर पर मत बैठना। घर पर काम करने वाली औरतों की कोई इज्जत नहीं होती, मुझे पता है ना। मैं भी तो कभी गृहिणी थी, बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। नौकरी मतलब किसी की चाकरी करना मम्मी। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बेटी नौकर बने? बात तो तेरी ये भी सही है बेटा। अच्छा, एक बिजनेस क्यों नहीं खोल लेती तू? कपड़े का काम तो यहाँ चौराहे पर हर तीसरा आदमी कर रहा है मम्मी, और अब ये खूबसूरत सा चेहरा लेकर किराने की दुकान चलाती हुई मैं अच्छी लगूंगी क्या? ऐसे आजकल ये क्लाउड किचन का काम बहुत अच्छा चल रहा है, खाना बनाकर बेचना कैसा रहेगा मम्मी? देखा, मुझे पता था तो खुद ही कोई ना कोई आइडिया निकाल लेगी। ये सही रहेगा बेटा, तू यही काम कर और अच्छे अच्छे डिश बनाना, अपनी भाभी से सीख ले, पर होशियारी से, उसे शक ना हो, वरना वो खुद का काम करने की इच्छा जताने लगेगी। और यहाँ से रमा अपनी भाभी को ट्रिक करके उससे डिश सीखने का मूड बना लेती है। एक सुबह जब प्रिया किचन में काम कर रही थी, रमा किचन में आती है। दिन भर बस काम काम और काम, कभी खुद के बारे में भी तो सोचो भाभी। अरे दीदी, आज ऑफिस नहीं गई? ऑफिस का काम तो जरूरी है भाभी, पर इन सब के चक्करों में आप किचन में अकेली पड़ जा रही थी, तो मम्मी ने कहा कि घर में ननद के होते हुए बहू का अकेले काम करना मुझे ठीक नहीं लगता, और वैसे भी शादी की बात तो यही सब करना है, तो मैंने ऑफिस छोड़कर अब घर पर ही रहकर काम सीखने का प्लान किया है। वैसे ऐसी कौन सी डिश है भाभी जिसे एक बार बनाकर हम कम से कम 3-4 दिनों तक यूज कर सकते हैं? लॉन्ग यूज के लिए तो इडली या डोसे का बैटर बनाना अच्छा रहता है दीदी। गर्मी का वक्त है, आराम से बैटर को फ्रिज में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिनों तक डोसा या इडली बना लो, या सांभर बड़ा भी बनाया जा सकता है, वो तो और लंबा चल जाएगा। सांभर अलग रखो, बड़ों को अलग रखो, जब परोसना हो उसके 2-4 घंटे पहले सांभर में बड़े डाल दो। ऐसे मुझे क्या ही समझ में आएगा भाभी, आप मुझे सिखाओ ना अच्छे से। अपनी भाभी के साथ रसोई में रमा इडली, सांभर, वड़ा और डोसा बनाना सीखने लगती है। इडली तो ठीक ही बनी है भाभी, आपको क्या लगता है घर पर सभी को पसंद आएगी? अरे क्यों नहीं आएगी दीदी, आप टेंशन क्यों ले रही है? आपने इतने मन से बनाया है, सब जरूर से खाएंगे। सिर्फ मन से बनाने से नहीं होता ना भाभी, बाद में बिकेगा कैसे? मेरा मतलब है दिखेगा कैसे, मतलब कि लगना चाहिए ना मैंने कुछ अलग बनाया है। रमा के बनाए हुए इडली और डोसे को प्रिया अपने बनाए हुए चटनी और सांभर के साथ परोसती है। जीती रहे बेटा, जीती रहे। मुझे पता था तू जो काम छुएगी ना उसे सोना कर देगी। ये सांभर और चटनी तो आज प्रिया के हाथ के बने सांभर चटनी से भी स्वादिष्ट लग रहा है। और इडली डोसा कैसा है मम्मी? अरे बेटा, इडली और डोसे में क्या ही मेहनत, मेन काम तो सांभर और चटनी करता है। सांभर और चटनी तुम्हारी बहू ने बनाया है मम्मी, मैंने सिर्फ डोसा और इडली बनाई है। और आसान नहीं होता डोसा इडली बनाना, डोसे को क्रिस्प करना होता है, इडली को सॉफ्ट बनाना होता है। रमा समझ जाती है कि सिर्फ इडली और डोसा बनाने से नहीं होगा, सांभर और चटनी सीखना भी बहुत जरूरी है। और अपनी भाभी को खंखोर खंखोर कर रमा चटनी और सांभर बनाने की रेसिपी सीखने लगती है। आज 15 दिनों की मेहनत के बाद रमा फाइनली सांभर बनाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। इतने से सांभर बनाइए बेटा,
इतने सांभर में कौन क्या खाएगा? सांभर मैंने बनाई है पापा जी, टेंशन मत लीजिए। ये तो दीदी की बनाई हुई सांभर है। पहले आप सब इसके साथ इडली और बड़े खा लीजिए, फिर मेरा बनाया सांभर तो है ही। दीदी को बड़ा मन था आप सबको अपने हाथ का बना खाना खिलाने का। जितना मन रमा का हम सबको खाना खिलाने का है, उतना मन हमारे खाने का भी है। पर इतने से सांभर में बड़ा डुबोए कहाँ? अगर खाना बनाना सीख रही हो तो अच्छे से बनाना सीखना चाहिए ना रमा। इसी तरह दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, पर रमा के हाथ में परफेक्शन नहीं आ रहा था। जब भी वो ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाने की कोशिश करती, सांभर का टेस्ट बिगड़ जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। ये देखकर शांति रमा से कहती है, और कितनी देर लगेगी तुझे ये सब सीखने में? नौकरी छोड़े हुए तुझे पूरे 1.5 महीना हो गया। मुझे तो लगता है इसी तरह पूरा साल सांभर बनाना सीखने में ही बिता देगी तू। काम शुरू करना है कि नहीं तुझे, या अपनी भाभी की तरह रसोई में ही जी लगने लग गया है तेरा? ऐसा नहीं है मम्मी, मैं अंदर अंदर काम कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड के घर का एक कमरा खाली है, उसी में मैं क्लाउड किचन बना लूंगी। वहाँ फ्रिज, गैस, बर्तन वगैरह का अरेंजमेंट भी करवा देगी वो। तो इडली, सांभर, वड़ा, डोसा, कोल्ड कॉफी और मैगी, ये सब तो मैं ऐड कर दूंगी। पर बिना सांभर की कैसे क्या होगा? मैं तो ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बना ही नहीं पा रही हूँ। कस्टमर मांगेंगे तो क्या करूंगी? एक तो तेरा काम नया है, तो जरूरी तो है नहीं कि हर रोज ही ऑर्डर आए। बाकी अपनी भाभी के पास सांभर बनवा कर 2-3 दिन तक काम चला ही सकती है तू। अब वो कैसे बनवाना है ये तुझे खुद समझना होगा। सब कुछ मैं तुझे नहीं बता सकती। मुझे बाकी कुछ नहीं पता। जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर बेटा, हो सके तो इसी हफ्ते से। और रमा अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अपने क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती है और स्विगी, जोमेटो पर अपने क्लाउड किचन का नाम रखती है दी साउथ इंडियन थाली। एक सुबह अपने कमरे से तैयार होकर रमा बाहर निकलती है और सभी से कहती है, मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिए मम्मी, पापा, भाभी, भैया। आपसे फिर से मेरा वर्किंग मोड ऑन हो गया। ये तो अच्छी बात है। बीच में ब्रेक लेकर घर का काम भी सीख लिया और वापस से काम पर भी लग गई। सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी तरह काम में डेडिकेटेड रहा कर। और घर पर सभी को ऑफिस का कहकर रमा अपने बिजनेस को संभालने के लिए निकल पड़ती है, जहां उसे पहला ऑर्डर मिलता है। वाह भगवान, मैंने तो सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे। 2 प्लेट इडली का ही ऑर्डर है, तो 4 कटोरी सांभर में तो हो जाएगा। बनाकर जल्दी से डिलीवरी बॉय को दे देती हूँ। और इस तरह रमा अपना पहला ऑर्डर पूरा कर लेती है। काम शुरू हो गया बहन। अब हर ऑर्डर के साथ साथ तू ऐसे ही सांभर बनाती रहेगी, फिर तो हो गया। कितनी बार सांभर बनाएगी तू? एक ऑर्डर पूरा करेगी, दूसरा छूट जाएगा। क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कुछ सोच। जिस तरह तू इडली डोसे का बैटर पहले से तैयार रख रही है, जिस तरह तू सूखे बड़े पहले से तैयार रख रही है, इसी तरह से तुझे सांभर भी तैयार रखना होगा कि यहाँ ऑर्डर आया, वहां मैंने पैक करना शुरू कर दिया। मेरा काम था बिजनेस में पैसे लगाने का, बाकी खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, भूल मत। अरे तुम मुझे आधा घंटा दे दे, मैं तब तक कुछ न कुछ कर लूंगी। रमा अपने घर जाती है और अपनी भाभी से कहती है, ऑफिस लंच ब्रेक में किसी तरह आई हूँ भाभी, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो मेरी फ्रेंड है ना निकिता, उसे देखने लड़के वाले आए हैं। कई बार जो सांभर, वड़े और इडली आप मुझे टिफिन में पैक करके देती थी ना, वो टिफिन निकिता अपने बॉयफ्रेंड को खिला देती थी, ये कहकर कि ये उसने बनाया है। पर उसे तो वैसा सांभर बनाना आता नहीं। हाँ, आप एक बार जरा ज्यादा क्वांटिटी में सांभर बनाकर दे दोगी क्या? वो ना इडली के साथ अपने ससुराल वालों को परोस देगी, वरना अगर ये राज खुल गया ना तो उसका होता होता रिश्ता भी कट जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी टेंशन मोड़ ली निकिता ने। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, मैं अभी सांभर बना देती हूँ। आखिरकार एक लड़की के रिश्ते की बात है। बड़े से पतीले से प्रिया सांभर तैयार कर अपनी ननद को थमा देती है और उस सांभर के पतीले को अपने स्कूटी पर लेकर रमा निकिता के घर पहुंच जाती है और हो जाती है साउथ इंडियन थाली से ऑर्डर की डिलीवरी शुरू। सिर्फ एक ही दिन में अच्छी खासी रेटिंग आ गई रमा। हमारे इस काम को अगर हम अच्छे से करते रहे ना तो पूरे शहर में फेमस हो जाएंगे। फिर और डिशेस ऐड की जा सकती है। क्या कहती हो बहन? तुझे तो बस सांभर लाते रहना है। 3 दिन तक किसी तरह रमा इस सांभर से काम संभालती है। फिर 3 दिन बाद उसे वापस अपनी भाभी के पास जाना पड़ता है। भाभी आपके सांभर का तो जवाब नहीं है। ऑफिस में सभी ने लंच ब्रेक में मुझे घेर लिया, घर से सांभर मंगवा कर दी। आपके हाथ का बना सांभर सभी को खाना है, प्लीज बना दो ना। देखकर बनाना, कम से कम 18-20 एम्प्लॉइज है। इतने सारे लोगों के लिए सांभर बनाना, जितनी देर में काम होगा उतनी देर में तो आपका ऑफिस शुरू भी हो जाएगा दीदी। कोई दिक्कत नहीं ना भाभी, बॉस ने मुझे खुद ही भेजा है, आप बनाओ तो।
रमा फिर से दिमाग लगाकर प्रिया से सांभर बनवा लेती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे, कभी कोई ड्रामा कभी कोई ड्रामा। फिर एक दिन प्रिया के घर पर उसकी सहेली आती है मिठाई का डब्बा लेकर। तूने अच्छा काम शुरू किया और मुझे बताया भी नहीं। मैं तो हमेशा ही कहती थी तुझे खाने का बिजनेस शुरू करना चाहिए, बताना तो चाहिए था मुझे। और आपसे ना मुझे डिस्काउंट चाहिए। एक तो तू सांभर ना के बराबर बेचती है, कम से कम मुझे तो भर भर कर दिया कर। तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्योति, किसने बिजनेस शुरू किया है? मैंने तो कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है। मतलब तेरी ननद ने और तूने मिलकर ही साउथ इंडियन थाली खोली है ना? ज्योति की पूरी बात सुनकर प्रिया तो हक्की बक्की रह जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब इसी कारण से दीदी मुझसे सांभर बनवा रही थी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा बहन। तू 2 मिनट रुक, मैं अब भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ। खाकर तो पहचान जाएगी ना अपने सांभर को। अभी भी विश्वास नहीं होता तो चल, तुम्हें तुम्हारे ननद के क्लाउड किचन में ले चलती हूँ। उसकी जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो मेरी जेठानी की बहन ही तो है। ये सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को जैसे ही प्रेम घर पर आता है, प्रिया इस बारे में उसे सब बता देती है। अब मैं समझा कि तुम झूठ झूठ क्यों मेरे कान भरती थी मम्मी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी बहू आगे बढ़े। और इस बहू के खाने की तकनीक को तुमने अपनी बेटी को सिखा दिया और पैसे कमाने लगी वो। ये कहाँ का न्याय है मम्मी? और तुम्हें क्या लगा कि रमा मेरी बीवी से 2-3 डिशेस सीख कर खुद का बिजनेस शुरू कर लेगी और इसे रसोई में झोंक देगी? बिल्कुल नहीं। तुम्हें आता है मुश्किल से 4 कटोरी सांभर बनाना, और मेरी बीवी तो पूरा समंदर है समंदर। तुमने एक लोटा क्या ले लिया, खुद को बिजनेस वुमन समझने लगी। बहुत छोटी सोच निकली तुम दोनों माँ बेटियों की। अब से तुम अपना बिजनेस करोगी और तुम्हारा क्लाउड किचन होगा, तुम्हारा खुद का किचन। प्रिया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है खुद के टैलेंट को लोगों को दिखाने का। और कुछ इस तरह अपने पति का साथ पाकर प्रिया अपना खुद का खाने का बिजनेस शुरू कर लेती है। दीपक, कितनी बार समझाऊं, इतनी कम सैलरी में तो कितनी लड़कियों को मना करेगा? अब तो शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे माँ, शर्म क्यों? देखो तो सही मैं कितना हैंडसम हूँ। सब कहता है मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ। शाहरुख खान की फोटो देखिए कभी, और तू अपना मुंह देख, झोला छाप शाहरुख। शादी कोई मुंह देख के थोड़ी ना होती है बेटा। तो क्या पैसे देख के होती है माँ? हाँ बिल्कुल। और जब तू हर रिश्ते को मना करता जा रहा है ना, तो लोग हमें ही ताने मारते हैं। कोई बोलेगा लड़का नालायक है, कोई बोलेगा माँ ही अड़चन है। अरे माँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि लड़की समझदार हो और घर चलाने में साथ दे। तो जो नया रिश्ता आया है उसपे क्या बुराई है? लड़की ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, मुंह से सड़ी नहीं है, और सबसे बड़ी बात अब तक हाँ कर दी है। पर उसकी फैमिली को मेरी सैलरी का पता चला क्या? नहीं, पर मैं कुछ ज्यादा ही बोल आई हूँ। अब तू ना चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे। क्या बोला यू माँ? यही कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अमेरिका जाने वाला है, और हम लोग तो गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। अरे माँ, अपना ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो रिश्ते वाले उल्टा चप्पल मारे। आजकल की दुनिया में फेंकना जरूरी है बेटा। मगर माँ, कल को अगर सच्चाई सबके सामने आ गई तो क्या? लड़की वाले भी तो फेंकते होंगे ना। तू बस शादी के लिए हाँ करते, आगे सब भगवान संभालेंगे। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो हाँ कर देता हूँ, मगर एक शर्त पर। अब ये क्या शर्त है? कि शादी वाले दिन सब उधार मत ले आना, और जो भी फेंका है कम से कम उसका हिसाब मुझे पहले बता देना। चल हट, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम कोई धोखेबाज है। अरे बस थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला है, झूठ थोड़ी ना बोला है। माँ, आप ही ने तो कहा कि गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। हमारी तो स्कूटी भी पंचर है। वो तो भगवान की माया है बेटा। चल अब तो तैयार हो जा रिश्ता पक्का करने के लिए। ठीक है माँ, लेकिन बाद में मुझे मत बोलना कि तूने मुझे बताया नहीं। अरे हाँ, अब ज्यादा दिमाग मत चला। बस सूट सिलवा ले नया वाला, और बालों में थोड़ा हेयर जेल भी लगा लेना। पहली बार कोई लड़की तुझे देखने आएगी। और क्या, अगर किस्मत ने साथ दिया ना तो अगला शाहरुख तो मैं ही बनूंगा। हाँ, बस वो लड़की काजोल ना निकले जो तुझे थप्पड़ मारते। माँ, चल अब जाकर अपने कपड़े ठीक कर, कल लड़की वालों के यहाँ जाना है। और सुन, फेंकने की भी ना प्रैक्टिस कर लेना। तुझसे तो 2 झूठ भी नहीं बोले जाते। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस आपकी तरह थोड़ा रंग चढ़ा दूंगा। अब आया ना लाइन पर मेरा हीरो। अगला सीन तैयार है, जहां नैना देवी लड़की वालों यानी कि रिंकी के घर जाती है और जमकर फेंकती है। अरे आइए, बहुत दिन बाद कोई रिश्ता हमारे दरवाजे आया है। आप तो खुद रजवाड़ों की तरह लग रही हैं।
हाय राम, मत पूछिए बहन जी, क्या करे, खानदानी ठाठ है। हमारे यहाँ तो हर शगुन में हीरा जड़वाना रिवाज है। सच में? वो तो बहुत बड़ी बात है जी। बड़ी बात क्या है भाई, हम तो सादगी पसंद लोग हैं। पर बच्चा हमारा विदेशों में काम करता है तो थोड़ा बहुत दिखावा तो करना ही पड़ता है। विदेशों में? कौन सा देश? अरे बेटा, अभी तो अमेरिका का ही वीजा लग रहा है, बस अगले महीने फ्लाइट है ना विमल जी? यही कहा था ना पंडित जी ने, दूल्हा विदेश जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपके यहाँ शादी कैसे होती है? हमारे यहाँ तो शादी मतलब 4 दिन का त्योहार होता है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सब में अलग अलग थीम होती है। पिछली बार मेरी भांजी की शादी में मैंने पूरा डायमंड सेट डलवाया था। उसके ससुराल वाले तो अब तक तारीफ करते नहीं थकते। माँ, वो डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड था ना। अरे चुप रहना, कोई सुन लेगा। मैंने भी सोच लिया है, इस बार शादी में मैं तो सीधे मनीष मल्होत्रा से अपना लहंगा डिजाइन करवाऊंगी। वाह बेटा, यही होना चाहिए। हमारी भी यही सोच है कि बहू आए तो किसी रानी जैसी। आपने तो दिल खुश कर दिया जी। अब हम भी सोच रहे हैं रिसेप्शन किसी 5 स्टार होटल में ही करें। वो क्या कहते हैं, हेरिटेज पैलेस में? हाँ जी बिल्कुल, हम भी तो वही सोच रहे हैं। हमारा तो नाता ही बड़े लोगों से है। हमारी तो जान पहचान बॉलीवुड में भी है। पिछली बार शादी में एक टीवी एक्टर भी आया था, क्या नाम था उसका? मम्मी, वो तो धोबी था जो सीरियल में चौकीदार बना था। तेरे मुंह में जलेबी डाल दूंगी, चुपचाप बैठ। दीदी, आपको देखकर लग रहा है जैसे आप खुद किसी सीरियल की सास हैं। हाय राम। आप भी ना, बस तारीफ में कंजूसी मत करिए। और रिंकी तो बहुत प्यारी है, मुझे तो पहली बार में ही पसंद आ गई है। मुझे भी दीपक बहुत अच्छे लगे। थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन शराफत झलकती है। अरे वो तो ऑफिस में काम का बोझ रहता है ना, इसलिए शांत रहता है, वरना घर में तो हंसी मजाक करता ही रहता है। दीदी, आप कहें तो हम सगाई की तारीख निकाल लें? क्यों नहीं बहन जी, जल्दी करिए। मुझे तो रिंकी को अपनी बहू बनाने की बड़ी जल्दी है। और एक बात कहूँ, शादी के लिए मैं उसकी पसंद का डायमंड सेट खुद डिजाइन करवाऊंगी। और मैं भी मम्मी से कह दूंगी कि मनीष मल्होत्रा का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे। अब तो लग रहा है हम सब जेल जाएंगे। चुप, शादी की मिठाई खा, चिंता मत कर। माँ, आप आ गई? कैसी रही मुलाकात? हे राम, ऐसी रही पूछ मत, एकदम शाही ठाठ से बात करके आई हूँ। लड़की वाले तो मुग्ध हो गए। अच्छा, आपने क्या क्या बोला? मैंने कहा हमारी हर शादी में डायमंड सेट दिया जाता है। फिर कहा 5 स्टार होटल में रिसेप्शन करेंगे। और मैंने तो ये भी बोल दिया हमारे बेटे की तो अमेरिका में नौकरी लग गई है। माँ, ये सब क्या बोला है आप? इतना सब तो सपने में भी नहीं कर सकते हम। अबे चुप, यही तो तरीका होता है रिश्ता जमाने का, थोड़ा रंग चढ़ा के बोलना पड़ता है। अब क्या मैं सच सच बताकर शादी करवाऊं? फिर तो जीवन भर अकेला ही रहेगा तेरा भाई। पर माँ, डायमंड सेट, 5 स्टार होटल, मनीष मल्होत्रा का लहंगा। अरे बेवकूफ, डायमंड मतलब अमेरिकन डायमंड, और लहंगा मतलब रेडीमेड लहंगा जो चांदनी चौक से सिला लेंगे। बाकी सब तो शब्दों का जादू होता है। और आप बोली कि हम गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। बोला था, और देख कितना बढ़िया बोला। मैंने कहा हमारा तो गाड़ियों के बिना शगुन भी पूरा नहीं होता। पर माँ, हमारी स्कूटी का तो ब्रेक भी फंसा हुआ है। उसी को तो सर्विसिंग पे भेजा है ना। अरे तू नेगेटिव क्यों सोचती है इतना? माँ, कहीं कल को सच्चाई खुल गई तो? खुलेगी तो वो भी अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। और सिर्फ हम ही दिखावा थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया दिखावा करती है बेटा। तुझे क्या पता है? चल अब बात खत्म कर। माँ, अपना कमाल है। अरे बेटा, ये सब सालों का तजुर्बा है। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं आजकल। दिल जीतने के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, मगर किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। तो अब अगला कदम? अब अगला कदम है लड़का और लड़की की 1-2 मुलाकातें करा दो, फिर सगाई की तारीख निकाल लो। और हाँ, घर साफ सुथरा रखना, कहीं लड़की वाले हमारे बंगले में अचानक ना आ टपके। माँ, हमारा तो एक ही कमरा है। तो क्या हुआ? कहते हैं बंगले छोटे हो सकते हैं पर दिल बड़े होने चाहिए। इतना सुनने के बाद कौन बहस करेगा? माँ, सच्ची में सिर से पांव तक ड्रामा हो। और तू मेरी बेटी है, ड्रामा क्वीन पार्ट 2। अब तो डर लग रहा है, शादी के दिन कहीं सच का बम ना फूट जाए। बम तो फूटेगा ही, पर तब तक शादी के लड्डू बांट दिए जाएंगे। रिंकी, इधर आ जरा, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, क्या हो गया?
फिर से कोई भूल हो गई क्या? भूल मैं नहीं, तू कर रही है। बोल तो दिया सबके सामने कि तू मनीष मल्होत्रा का लहंगा लेगी। अब बता कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए का लहंगा? अरे माँ आप भी ना, मैं थोड़ी सी एक्टिंग कर रही थी। थोड़ा रोब जमाना जरूरी होता है ऐसे मौकों पर। रौब जमाना है तो दिमाग से जमाओ, जेब काट के नहीं। पता है उस नैना देवी ने कितनी बातें बना दी। कह रही थी डायमंड सेट, गाड़ियों का काफिला, अमेरिका वाला बेटा। तो फिर ठीक है तो हुआ ना, उन्होंने फेंका मैंने भी फेंक दिया। अरे दोनों तरफ से झूठ चल रहा है क्या? अरे माँ झूठ नहीं, बस थोड़ा सा खुली आंखों से देखने वाला सपना है। सपना तो अच्छा है, लेकिन कहीं शादी के दिन सब खुलासा हो गया तो कह देंगे डिजाइनर ने टाइम पर डिलीवर नहीं किया, और मैं चांदनी चौक से जो लहंगा पसंद कर रही हूँ ना, वो बिल्कुल फिल्म में लगेगा। अरे वो मनीष मल्होत्रा उसका लेवल मैं खुद बना लूंगी। एक बार शादी हो जाने दो, फिर कौन देखने आएगा। तेरा दिमाग तो तेज है, पर लड़की होकर भी तुझ में थोड़ा भी डर नहीं? माँ आजकल रिश्ते नाम और रेट से नहीं, समझदारी और एडजस्टमेंट से चलते हैं। और अगर सच्चाई कभी सामने आ भी गई तो कह देंगी हालात बदल गए। मतलब पूरी प्लानिंग कर रखी है तूने। हाँ नहीं तो क्या माँ, सास भी तो कह रही थी डायमंड सेट दिलवाएंगी। मैं भी कहूँ देखो जरा असली है या अमेरिकन डायमंड। अरे पगली, तू भी ना जलेबी से कम ना है। माँ टेंशन ना लो, सब शादी के दिन तक सेट हो जाएगा। और सुनो, वो चांदनी चौक वाले कल्याणी फैशन में ना एक लहंगा देखा था, पूरे 8,000 का। सिलवा कर ऐसा बनवाऊंगी कि सब सोचेंगे यही मनीष मल्होत्रा है। तो फिर ठीक है, लेकिन देख लेना कहीं किसी रिश्तेदार ने पहले से वैसा पहन ना रखा हो। इसका भी इलाज है, कह देंगे ये तो एक्सक्लूसिव डिजाइन है, बस इंस्पिरेशन लिया गया है। तू ना बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वो भी शादी में साड़ी को शिफॉन बोलकर ऑर्गेन्जा बेचती थी। अरे मैं भी शराफत का चोला ओढ़कर चालाकी की साड़ी पहनूंगी। ठीक है चल, अब लहंगा जल्दी से खरीद ले, कहीं ऐसा ना हो मनीष मल्होत्रा फोन करके खुद पूछे रिंकी जी कब आ रही हैं आप? अगर वो आया ना तो मैं कहूंगी भैया चाय पियो और वापस जाओ, आपका लहंगा हमने लोकल में सिलवा लिया। जा अब सिलाई वाले को बोल देना फुल फ्लेयर और ज्यादा चमक चाहिए, सास को लगे कि बहू हीरा है भाई। हीरा नहीं माँ, अमेरिकन डायमंड। आराध्या वो ब्लाउज का पीस ले लेती हूँ, गोल्डन वाला। हाँ दीदी बढ़िया है, और दुपट्टा भी मैचिंग वाला मिल गया तो वही सेट कर लेना। ठीक है फिर यही लेते हैं। वैसे भी लहंगा तो मनीष मल्होत्रा के नाम से जाना जाएगा, कपड़ा चाहे किसी भी दुकान का क्यों ना हो। दीदी तुम ना अब मास्टर बन गई हो फैक्ट फैशन की। तभी पीछे से एक महिला की तेज आवाज आती है। अबे ओ रिक्शे वाले, क्या लूट रहा है? 400 रुपया, वो भी बस स्टेशन से यहाँ तक। माता जी जाम था, ऊपर से 2 बार आपने खुद ही रास्ता बदलवाया। तो क्या मैं बाहर गांव से आई हूँ जो 400 दे दूंगी तुझे? सरकारी रेट पता है तुझे? अरे आराध्या वो देखो, ये तो हमारी सासू माँ लग रही है ना। हाँ दीदी वही है, और देखो कैसे लड़ रही है रिक्शे वाले से। चलो चलो पास चलते हैं। नमस्ते मम्मी जी, आप यहाँ? हाय रिंकी बेटा, तुम यहाँ कैसे? वो ना हम मार्केट आए हैं, लेकिन आप तो कह रही थी आप लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। अरे हाँ, हमारी गाड़ी तो गई है सर्विसिंग में। अब जब गाड़ी नहीं है तो क्या आसमान से उड़ कर आऊं? तो मम्मी जी ये जो गाड़ी है ना रिक्शा, यही आपके काफिले की गाड़ी है क्या? अरे नहीं, ये बस एक्सेप्शन है। अब क्या बताऊं, हमारा ड्राइवर छुट्टी पर है। छोटी बहू को मार्केट में कुछ काम था, मैंने सोचा चलो रिक्शे से ही निपटा लूं। नहीं हमें तो अच्छा लगा ये देखकर कि आप इतने डाउन टू अर्थ है। हाँ दीदी, अब सच्चाई में जीने वालों को फैशन ही अलग होता है। हाँ बिल्कुल, वैसे भी ना हमें दिखावा पसंद नहीं है, बस थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है लोगों के सामने, वरना कौन पूछता है भला। माता जी पैसे दे दीजिए अब। ले बेटा, और भगवान से दुआ कर तेरे जैसे लुटेरों से बचाए। रिंकी मुस्कुराकर आराध्या की ओर देखती है। मम्मी जी चलिए हम छोड़ देते हैं आपको, आराध्या का स्कूटर यहीं खड़ा है। अरे नहीं बेटा, मैं खुद चली जाऊंगी, वैसे बिना ज्यादा दिखावे की आदत नहीं रही अब। दीदी लगता है सास बहू दोनों सच्चाई में जीने का अभ्यास कर रही हैं। सही कहा, झूठ के झगड़े से अच्छा है सच्चाई का ठेला। सब हंसते हैं और आगे चले जाते हैं। कहाँ जा रहे हो दीपक?
कुछ खाना वाना ले जाओ साथ में। नहीं माँ, भूख नहीं है अभी, मैं रिंकी से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी बात करनी है। अच्छा अच्छा, समझ गए, पर टाइम से आ जाना। रिंकी कहाँ जा रही है ऐसे तैयार होकर? माँ दीपक से मिलना है, थोड़ी बात करनी है शादी को लेकर। ठीक है बेटा, पर देखना कोई देखे ना, क्योंकि लोग बातें बनाने लगते हैं। माँ आप भी ना लोगों को बोलने दो, आपको तो मुझ पर भरोसा है ना। हाँ ठीक है, लेकिन तो ज्यादा फेंकना मत आज। ठीक है माँ। अरे वाह, आज तो बड़े स्टाइल में आए हो। बस यूं ही शादी के पहले थोड़ा इम्प्रेशन डालना तो बनता है। ये घड़ी नई लग रही है, काफी चमक रही है। अरे ये तो मेरी फेवरेट है, देखो रोलेक्स है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सच में? रोलेक्स? हाँ हाँ, असली वाली। तुम्हारी ये घड़ी देखने के बाद तो लग रहा है शादी के बाद तुम्हें गिफ्ट में कुछ देना पड़ेगा, मुझे भी ऐसा ही। हाँ हाँ दे दूंगा, अभी बता दो, पहले से ऑर्डर कर देता हूँ। अच्छा जी, वैसे मुझे ना झूठ पसंद नहीं है ज्यादा, आप मुझसे सच बोलिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ तो वैसे झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, मुझे तो झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी बात है, तब तो लगता है हमारी जोड़ी खूब जमेगी। वैसे तुमने अपना 1 लाख वाला लहंगा ले लिया, ऑर्डर दे दिया? हाँ दे दिया। वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, ये जानने के लिए कि सब अरेंजमेंट हो गई ना। हाँ हाँ सब कुछ सही है। वैसे अब शाम हो रही है तो हमें चलना चाहिए। हाँ चलो चलते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, बैंड बाजा बज रहे हैं, रिंकी सजी धजी दुल्हन बनकर मंडप में आती है। अरे मम्मी, ये तो वही लहंगा है ना जो आपने मुझे 2 महीने पहले चांदनी चौक से दिलवाया था। अरे ये तो वही लहंगा है जो मेरी दोस्त ने अपनी शादी में पहना था, बस इसमें ना थोड़े मोती जोड़ दिए। हाँ वही डिजाइन, वही रंग, बस नाम बदल दिया होगा। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है, सब लोग रिंकी के लहंगे पर बातें करने लगते हैं। ये क्या सुन रही हूँ मैं रिंकी बेटा, तुमने बोला था मनीष मल्होत्रा का लहंगा बनवाया है। माँ अभी कुछ मत बोलो सबके सामने। रिंकी, तुमने हमसे कहा था कि खास डिजाइनर से लहंगा सिलवाया है। बस करो सब लोग, अब सबका तमाशा हो गया ना। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी, झूठ बोलकर शादी कर रही हो। हाँ बोला था झूठ, पर क्या सिर्फ मैंने ही बोला है? आपने क्या कहा था? गाड़ियों का काफिला लेकर चलती हैं, डायमंड हार पहनाएंगी, बेटा अमेरिका जा रहा है। रिंकी सुनो ना। अरे चुप रहो दीपक, मुझे सब पता है। ये घड़ी जो तुमने पहनी है ना, कोई रोलेक्स वोलेक्स नहीं है, बाजार में 499 की मिलती है। और वो हार वो कोई हीरे का नहीं है, अमेरिकन डायमंड है। अरे खुद झूठ बोला और हम पर चढ़ रही है। तो मैं भी तो वही कर रही थी, बात बना रही थी जैसे आप बना रहे थे। क्या फर्क है, जब आप फेंक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? बात को बढ़ाओ मत रिंकी। नहीं पापा, आज नहीं, आज सबको सच्चाई सुननी होगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अमीर हूँ, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था कि लड़की वाले भी झूठ का महल खड़ा कर देंगे। रिंकी मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, अगर आप सबको लगता है कि मैं इस लहंगे की वजह से गलत हूँ तो चलो शादी कैंसिल कर दो, मैं अभी के अभी वापस चली जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई शादी कैंसिल नहीं करेगा। मैंने भी झूठ बोला और मेरी माँ ने भी और तुमने भी, लेकिन आज जो हिम्मत तुमने दिखाई है वो मुझे किसी मनीष मल्होत्रा के 1 लाख लहंगे से भी ज्यादा पसंद आई। अरे पर बेटा। माँ अब और नहीं, अब जो साथ चलेगा सच्चाई के साथ चलेगा। हाँ तो ठीक है, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी कमाते हो, दोनों मिलकर घर चला सकते हैं। हाँ हम मैनेज कर लेंगे। और अब ये दिखावे का खेल खत्म, झूठ के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, इसलिए अब ये झूठ की इमारत गिरा दे, वही अच्छा रहेगा। हाँ दीपक, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, लेकिन मैं तब भी इस शादी के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम पसंद हो मुझे और तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। अच्छा ठीक है, अब बैठो दोनों। पंडित जी शुरू कीजिए फेरों का काम। बिल्कुल, आप दोनों अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। और दीपक और रिंकी की शादी हो जाती है। रश्मि को हमेशा से ही लगा करता था कि उसका मायका उसके ससुराल से बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी भाभी सबसे सुखी है और उसकी माँ सबसे इंटेलिजेंट। अरे वो मैं क्या कह रही थी कि ये अचार का डब्बा जरा नीचे उतार देना। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है नीचे उतारने की, ऐसा वैसा हाथ लगेगा तो अचार खराब हो जाएगा। जब खाना हो तो बता दीजिएगा, मैं उतार दूंगी। ऐसे तो किया जाता है हर घर में। बस अब क्या था, रश्मि को मौका मिल जाता है अपने मायके की तारीफ करने का। हर घर में क्या होता है आपको क्या पता माँ जी, कभी आप मेरे मायके चलकर देखिए, मेरे मायके में मेरी माँ अचार को ऐसे संभालती है जैसे कि सोना। अरे क्यों भाई, इतना संभालने की क्या जरूरत है,
हम तो हर साल में अचार बनाते हैं जो 1 साल में ही खत्म हो जाता है। वही तो बात है माँ जी, आपको पता ही नहीं है, अचार जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। मेरी माँ को सब पता है। सास की तो अब आदत हो चुकी थी बहू के मुंह से उसके मायके की तारीफ सुनने की। वो हर वक्त हमेशा अपने मायके का ही गुणगान किया करती है। अब क्या था अगले रोज, हे भगवान, इतनी धूप आती है। बेटा जरा घर के लिए मोटा पर्दा ले आ, कमरे में धूप तेज आती है, गर्मी का दिन है, सहा नहीं जाता। तभी वहां आ जाती है हमारी इंटेलिजेंट बहू, जिसकी माँ ने तो कभी पर्दा लगाया ही नहीं था। अरे मोटे पर्दे की क्या जरूरत है माँ जी, आपको पता है मेरी माँ क्या करती है? वैसे माँ जी सच्ची, मेरी माँ के नुस्खे से जिंदगी सरल ही नहीं बल्कि जेब पर भी भारी नहीं होते। अच्छा, क्या करती तुम्हारी माँ बहू? वो भी तो पर्दे से ही धूप रोकती ना, थोड़ी ना कोई हाथ फैलाकर खड़ी रहती सूरज के सामने। सास जैसे ही बोलती है बेटा भी हंसने लगता है। हो गया आपका मजाक, बताती हूँ। ए जी, जरा ऊपर से रद्दी न्यूज़पेपर दीजिए। रद्दी न्यूज़पेपर का क्या करोगी? अरे देख नहीं रहे, सामने से पूरी धूप कमरे के अंदर आ रही है। आपको पता है मेरी माँ क्या करती है? रद्दी बेचकर जो पैसा आएगी उससे पर्दा लाओगी, यही करती है ना तेरी माँ? अरे रुकिए, देखिए मेरा कमाल जो मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ पूरे शीशे में न्यूज़पेपर चिपका देती है, वो भी फेविकोल से। हे भगवान, हे भगवान, रश्मि ये क्या किया? ड्राइंग रूम है ये, पूरे घर पे तुमने ऐसे अखबार चिपका दिया। ये घर नहीं कबाड़ खाना लग रहा है। फटाफट से ये सारे न्यूज़पेपर हटाओ यहाँ से। बड़ी अजीब बात है, जब काम फ्री में हो रहा है तो पैसे क्यों लगाना? मेरी माँ तो कभी ऐसा नहीं करती। हमारे घर पे लोगों का मिलना जुलना लगा रहता है। ड्राइंग रूम में लोग बैठकर हमसे बातें करेंगे, ना कि पुराने रद्दी अखबार में छपी खबरें पढ़ेंगे। और ये कितना गंदा लग रहा है। तभी वहां पर ननद आती है, वो ननद जिससे रश्मि की कभी नहीं पटी। क्या बात है, दीदी फिर आ गई? हाँ तो आपको क्या है, मेरा घर है, मैं आऊंगी। घर तो वैसे मेरा भी है, लेकिन मैं तो हर रोज नहीं जाती। ननद जो रश्मि से 4 हाथ आगे थी वो भी करारा जवाब देती है। इसलिए नहीं जाती क्योंकि कोई पूछता नहीं होगा। मेरे घर पे तो मेरी माँ मेरा भाई सब पूछते हैं मुझे। मेरे घर पे भी सब पूछते हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी जरूरत मेरे ससुराल में है। सास को गुस्सा आ जाता है कि कैसे उसकी बेटी को उसी के घर में उसी की माँ के सामने बेइज्जत कर रही है। ऐसी भी कोई खास जरूरत नहीं है तेरी, देख लिया क्या किया? अरे सारे घर में अखबार चिपका दिए बेटा। घर अब घर नहीं कबाड़ी की दुकान लग रहा है। लेकर आओ ना गली मोहल्ले की लड़की, ऐसे ही काम करेगी। 1 घंटे के अंदर इसे साफ करो भाभी। मेरे पति आएंगे तो ये देखकर हम लोगों का मजाक उड़ाएंगे। क्या गंवार है ये माँ। रश्मि को आ जाता है गुस्सा। पता है आपको, मैं तो अपने मायके में अपनी भाभी को कुछ बोल भी नहीं सकती, और ना मैं बोलती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। और एक ये है, भाभी को कुछ समझती नहीं। मेरे मायके में ना। तभी ननद रश्मि की बात को बीच में काट देती है। हाँ मैं भी करती, अगर मेरी भाभी उस लायक होती तो। मेरी भी ननद आती है मेरे घर पर, लेकिन मैं कभी उसके मुंह पे ये नहीं पूछती क्या करने आई हो। जैसे तुम्हारा ससुराल है वैसे मेरा मायका है। 25 साल मैं यहीं रहकर गई हूँ। तभी भाई बीच में बोल पड़ता है। अरे क्या हो गया यार, तुम लोग भी जब देखो तब से लड़े जा रहे हो। मेरे मायके में तो मेरा भाई कभी कुछ नहीं बोलता। मेरा भाई कभी भी औरतों की लड़ाई के बीच में नहीं बोलता, और आप देखो बहन और बीवी के बीच में बोल रहे हो। ये कोई सही बात नहीं है। क्या सही बात नहीं है? तेरा भाई क्या करता है इससे हमें क्या लेना देना? और उसके सामने तू उसकी बहन के साथ लड़ाई करेगी तो वो बोलेगा नहीं क्या? छोड़ो ना मम्मी, इससे क्या बात करनी, चलो अंदर चले। सभी अंदर चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं रश्मि और उसका पति। क्या यार, तुम्हें पता है ना, जब भी रीना यहाँ पर रहने आती है तो क्यों बार बार तुम उसके साथ ऐसा करती हो? अरे छोड़ो ना, रहने तो। एक मेरा मायका है, वहां पे कभी कोई क्लेश नहीं होता, आराम से लोग रहते हैं। तुम्हारा घर है कि रोज चिक 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 चिक। पता नहीं तुम्हारी माँ कैसे घर चलाती रही। पति भी सोचता है ऐसी औरत के आगे क्या बोले। वहां से चला जाता है, जाकर माँ और बहन के साथ बैठता है और दोनों के साथ खूब हंसी मजाक करता है। वहीं रश्मि कमरे में अकेले बैठे बैठी अपनी माँ को फोन करती है। माँ फिर आ गई वो। कान तेरी वो चुड़ैल ननद। वही तो, पता नहीं क्यों रोज रोज उठकर आ जाती है। अरे तू कुछ बोलती नहीं है, सीधी सी है ना। तेरे मुंह में भगवान ने जबान ही नहीं दी। अरे उसको बता तेरे मायके में कैसे और कितना कम जाती है तू, और जब जाती है तो इतना सारा सामान लेकर आती है। उसको बोल खाली हाथ ना आया करे। ये भी बोल, हमारे घर में शगुन नहीं होता खाली हाथ आने का।
हाँ माँ, ये बात सही कह रही है। मैं उसको बोलती हूँ जब भी आए साथ में कुछ न कुछ लेकर आया करे। शादीशुदा है, पति अच्छा खासा कमाता है। सभी बैठकर शाम को चाय पी रहे थे कि रश्मि सामने आ जाती है। चाय पी जा रही है। वैसे ये एक बात बताओ, तुम मायके आती हो अपने ससुराल से तो कुछ लेकर नहीं आती? क्यों लेकर नहीं आती मतलब? क्या लेकर आना है मुझे बताओ। मैं क्यों बताओ क्या लेकर आना है? इतनी अकल तो तुम्हें भी होनी चाहिए कि क्या लेकर आना है। अरे शादीशुदा हो चुकी हो, अपना नहीं तो अपने ससुराल वालों की इज्जत का तो ख्याल करो। मैं तो मायके जाती हूँ तो भर भर के सामान लेकर जाती हूँ। बहू की बात सभी को बुरी लगती है। सास बोलने ही वाली थी कि ननद उसका हाथ पकड़ लेती है। अच्छा, वही मैं कहूँ भैया की सारी कमाई कहाँ जा रही है। मेरे भाई की कमाई से लग रहा है तुम्हारा मायका चल रहा है। क्यों? मेरा मायका कैसे चल रहा है ये तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, ना ही समझाने की जरूरत है। तुम ये बताओ, तुम क्यों खाली हाथ आ जाती हो? मैं खाली हाथ आती हूँ या कुछ लेकर आती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मेरी माँ और मेरे भाई को जब भी मेरी जरूरत है मैं उनके लिए हूँ। और तुम मुझे जो ज्ञान दे रही हो ना, तुम बताओ तुम अपने मायके से क्या लेकर आई थी दहेज के नाम पर? एक डबल बेड और कुछ नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसा नहीं जोड़ा है, और ना ही तुम्हें इस लायक बनाया कि तुम 4 पैसे कमा पाओ। फ्री की शादी है तुम्हारी, फ्री की। शुक्र मनाओ कि हम लोग तुम्हें ताने नहीं देते। बड़ी आई मुझे ताने देने वाली। चलो निकलो यहाँ से। पति दुखी होता है कि ये उसके घर पर क्या हो रहा है। जिस घर में इतनी शांति रहा करती थी उस घर में इतनी चिल्लम पो। देख रहा है अपनी बीवी के करतूत। वो होती कौन है मेरी बेटी को 4 बातें सुनाने वाली? सही बात है, दहेज में कुछ लाई तो है नहीं, और मेरी बेटी से कह रही है वो अपने ससुराल से उठाकर यहाँ सामान लाया। पता नहीं माँ से क्या हो गया है, कौन उसे सिखाता है ये सब? सिखाएगा कौन भैया, छोटी सी बच्ची थोड़ी ना है। चलो माँ मैं जा रही हूँ और अब कभी नहीं आऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो बहन, तेरा घर है, तू क्यों नहीं आएगी? उसका घर है? वाह, देख रहा है उसका घर है। अपने घर में 4 बातें सुनकर निकल गई मेरी बेटी। देखा, अगर तूने अपनी पत्नी की जबान पर लगाम नहीं लगाई ना तो उसको ले और निकल जा यहाँ से। ये बोलकर सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। पति कमरे में पत्नी के पास जाता है जहां वो भी बौखला कर बैठी थी। देखो रश्मि, अब ये बहुत हुआ। या तो तुम घर में सबके साथ प्यार से रहो, नहीं तो क्या बोलो। पति कुछ नहीं बोलता, वो ऑफिस चला जाता है। रश्मि के दिमाग में एक सवाल छोड़ जाता है, नहीं तो। वो पर्स उठाती है और मायके को निकल जाती है। मायके में जैसे ही रश्मि अंदर घुसती है उसकी भाभी, लो आपको मैंगो शेक पीना था ना, दीदी आ गई, कुछ ना कुछ तो लाई होंगी। क्यों नहीं लाएगी तो क्या तू अंदर नहीं आने देगी? नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? ये तो शगुन होता है, दीदी शादीशुदा है, कम से कम ससुराल वालों की तो इज्जत रखेंगी। क्यों? पर रश्मि तो खाली हाथ थी। हाँ दीदी कैसी हैं? फिर आ गई, कोई काम था क्या? वैसे क्या लेकर आई हैं आप? नहीं भाभी, आज कुछ नहीं लाई, वो दिमाग थोड़ा खराब है। क्यों भाई, क्या हो गया? अभी तो मम्मी आपसे बात कर रही थी कि ननद को ताने मारो। क्या हो गया? खुद ताना खाकर आ गई क्या? अरे चल चल, दिख नहीं रहा मेरी बेटी इतनी धूप से आई है। जा कुछ ठंडा बना कर ले आ उसके लिए। लाती हूँ। अब खाली हाथ आई है तो क्या बना दो? ऐसा करो ठंडा पानी ही पिला देती हूँ। अरे छोड़ना तू उसकी बातों को, एक कान से सुना कर दूसरे से निकाल दिया कर। और बता क्या हो गया? अचानक से कैसे आना हुआ? माँ, जैसा तूने सिखाया था मैंने अपनी ननद को कहा कि खाली हाथ क्यों आई, तो मुझे दहेज के ताने देने लग गई। वैसे एक बात तो है, भाभी के घर वालों से तो तूने इतना दहेज लिया और मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? अब सारी जिंदगी तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे ना। मैं उनको सामान दूं, दहेज दूं? अरे उनका घर देखा है? तेरे ससुराल वालों को किस चीज की कमी है? और वैसे भी कहाँ छोटा मोटा सा सामान इस्तेमाल करते हैं वो लोग। इतना महंगा हैवी सामान कहाँ से देती मैं? हमारी औकात नहीं है उन्हें कुछ देने की। हाँ वैसे बात तो सही है, सारे रिश्तेदार जल गए थे जब पता चला था कि मेरी शादी इनके घर तय हुई है। वही तो। वैसे वो लगते तो नहीं है दहेज का ताना देने वाले। तभी वहां भाभी हाथ में पानी का ग्लास लेकर आती है। देखो माँ जी, आपको एक बात समझा देती हूँ, बातें सुनने वाला कोई नहीं होता, पर जब आप 4 बातें सुनाएंगी तो अगला तो बोलेगा ही। देखो भाभी, ये हमारे घर की बात है, आप बीच में मत आओ। हाँ वैसे मैं पता नहीं क्यों आप लोगों को अकल देती हूँ।
गालियां तुम खा रही हो ससुराल से, मुझे क्या लेना देना। कुछ खाने को बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना और कमरे में पहुंचा देना। अच्छा चलो बाय। भाभी वहां से अपने कमरे में चली गई और माँ बेटी बैठ के फिर पंचायत करना शुरू कर देती हैं। शाम को रश्मि घर जाते वक्त अपनी माँ से कहती है, सही बोल रही है माँ, कहाँ मेरा मायका कहाँ ससुराल। मेरी माँ के जैसे अगर ये लोग बन जाए ना तो बात ही कुछ और हो। नहीं तो क्या, बताओ उन लोगों को कि तुम्हारे मायके में सब कितना अच्छा है, अपने आप को बदलने की कोशिश तो करें। रश्मि शाम को अपने ससुराल वापस जाती है और देखती है सास खाना बना रही है। रश्मि, मैंने सब्जी बना के आटा लगा दिया है, तुम सबके लिए रोटी बना देना। मैं सोने जा रही हूँ, खाना खाकर आई हूँ। वो क्या ना, मेरे मायके में तो मेरी माँ ही रोटी बनाती है, तभी तो कहावत है माँ के हाथ की रोटियां। आज आप बना के खिला दीजिए अपने बेटे को, माँ चली सोने। रश्मि कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पति भी खाना खाकर कमरे में आता है। तुम लोग अपने आप को बदलना क्यों नहीं चाहते हो? हम अपने आप को बदल दें? क्यों भाई, ऐसी क्या बुराई है हम लोगों में जिसे बदलना चाहिए? बुराई क्या है? अगर देखना है ना तो कभी मेरे मायके चलो, देखो मेरी माँ ने घर को कितने अच्छे से रखा है, और एक तुम्हारी माँ है। तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा काम नहीं है क्या रश्मि? हर दिन, हर रोज, हर मिनट तुम क्या यही सब सोचती रहती हो? मेरी माँ में क्या कमी है? कभी अपनी कमियां देखी है? तुम्हें पता है मेरे मायके में कोई किसी पर आरोप नहीं लगाता, सबको अपने काम से मतलब रहता है। अच्छा, लेकिन हमारे घर पर तो ऐसा नहीं होता। हमारे घर पर हर कोई एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। कल मेरी बहन को कुछ प्रॉब्लम थी तभी वो यहाँ आई थी, लेकिन तुमने उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनी, उल्टा उस पर बरस पड़ी। देखो रश्मि, मुझे मेरे घर में शांति चाहिए और मुझे मेरी माँ और बहन से बहुत प्यार है। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तुम्हें भी प्यार करता हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि अच्छे से रहो, लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो ठीक नहीं है। फिर एक दिन सास बेटे से कहती है, बेटा मैं अयोध्या राम जी के दर्शन करने जाना चाहती हूँ, कुछ पैसे देता तो अच्छा होता। अरे हाँ बिल्कुल, कैसे जाएगी बता, मैं टिकटें बुक कर देता हूँ। तो एक काम कर, अपने साथ अपनी कोई सहेली भी ले जा, रास्ता अच्छे से कट जाएगा। मैं तुम दोनों की टिकटें बुक कर देता हूँ, रहने के लिए होटल भी बुक कर दूंगा और दर्शन का सारा इंतजाम भी कर देता हूँ। पैसे कितने, 10,000 दे दूं, हो जाएंगे? अरे बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसों का क्या करूंगी? माँ, पैसों की हमेशा जरूरत रहती है, अपने पास रखना चाहिए। खर्च होंगे तो ठीक है, नहीं हुए तो ले आना वापस। बेटा ये बोलकर वहां से चला जाता है और बहू आ जाती है। वाह माँ जी, बहुत अच्छा प्लान है आपका। मेरी भी ना माँ गई हुई है। तेरी माँ कहाँ चली गई? मुंबई। बोल रही थी सारे फिल्मी सितारों के घर देखकर आएंगी। पर माँ जी, मेरी माँ ने हम सबके लिए पैसे जोड़ रखे थे और खुद के लिए भी, कि बुढ़ापे में किसी से मांगने ना पड़े। शुरू से ही उनकी पूरी प्लानिंग होती थी, बेटे को क्या पढ़ाना है, क्या बनाना है, बेटे की शादी कैसे करनी है, उसके लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। मैं भी किसी से नहीं, अपने बेटे से मांग रही हूँ। भले बहू मैंने पैसे नहीं जोड़े, क्योंकि राहुल की पढ़ाई इतनी महंगी थी कि मैंने पैसे जोड़ने से अच्छा बेटे को बनाने में ध्यान दिया, तभी तो आज मेरा बेटा इतना कमा रहा है। खैर तू नहीं समझेगी। वैसे राहुल बता रहा था तेरी माँ ने उससे 20,000 मांगे थे, कहीं तीर्थ करने जाने के नाम पर। मुंबई में लगता है अमिताभ बच्चन के दर्शन करने गई होगी, जुहू तीर्थ पर। इस बुढ़ापे में। सास की बात सुनकर रश्मि का पारा हाई हो जाता है। उसको पति पर खूब गुस्सा आता है और वो पति को फोन लगा देती है। ऑफिस में बैठा राहुल बार बार उसका फोन काटता है, लेकिन फिर भी वो फोन करती रहती है। हार कर राहुल फोन उठाता है। रश्मि, मैं मीटिंग में हूँ, तुमको बाद में फोन करूंगा। नहीं, अभी सुनो, तुमने अपनी माँ को क्यों बताया कि मेरी माँ ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं? बस बात करने का वक्त तो नहीं मेरे पास, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि तुम भी हर बात अपनी माँ को जाकर बताती हो, तो मैं भी अपनी माँ को बात करूंगा ना। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातें अपनी माँ को ना बताऊं, तो हमारे घर की बातें अपनी माँ को बताना बंद करो और फिलहाल फोन रखो, मैं बिजी हूँ। ये बोलकर राहुल फोन काट देता है। रश्मि फिर अपनी माँ को फोन लगाती है। कहो माँ। अरे बेटा फोन रख, मुझे लगता है धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, बहुत भीड़ है बेटा, बाद में फोन करूंगी। और हाँ, दामाद जी को बोल थोड़े पैसे और डाल दे, बहुत महंगा शहर है ये भाई, बहुत महंगा है। रश्मि फोन रख देती है। रश्मि को पता नहीं क्यों अब माँ पर गुस्सा आने लगता है। वो कुछ सोच रही थी कि रश्मि की भाभी रश्मि को फोन करती है। देखो रश्मि, तुम्हारी माँ घर पर नहीं है, वो मुंबई गई है। हाँ पता है मुझे। माँ जी नहीं है, इसीलिए फोन कर रही हूँ। हाँ तो बोलिए ना, अचानक से आपको मेरी याद कैसे आ गई?
रश्मि, सबसे पहले तुम अपना बात करने का तरीका ठीक करो। अगर इसी भाषा में तुम्हारी ननद या मैं तुमसे बात करूं तो बुरा लगता है ना? पर कभी तुमने ये सोचा कि तुम हमसे कैसे बात करती हो? रश्मि चुप हो जाती है क्योंकि अभी अभी माँ ने उससे फिर पैसे मांगे, जो बात रश्मि को ठीक नहीं लग रही थी। सॉरी भाभी, मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे माफी मांगो, बस क्योंकि भाभी भी माँ जैसी होती है। मैं सिर्फ तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। तुम्हें एक बहुत अच्छा ससुराल मिला है रश्मि। वो लोग कितने अमीर हैं, हम लोग सोच के भी तुम्हारी शादी वहां नहीं करवा पाते। बिना दहेज के उन लोगों ने तुम्हें अपनाया। तुम्हारी सास ने तुम्हें देखते ही पसंद किया था। उनका इकलौता लड़का है, और तुम उन लोगों के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आती हो। रश्मि, अपने ससुराल में अपनी इज्जत बनाकर रखनी है ना, तो अपनी सास की इज्जत करो, क्योंकि पति तुमसे प्यार तभी करेगा जब तुम उसके घर को स्वर्ग बनाकर रखोगी। हमेशा लड़ झगड़ कर घर में गंदा माहौल बनाओगी तो पति भी तुम्हें पसंद नहीं करेगा। बाकी तुम समझदार हो, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर भाभी फोन रख देती है। भाभी सही तो बोल रही थी। मुझे याद है, इनसे ज्यादा तो माँ जी को मैं पसंद आई थी, और पता नहीं माँ को क्या है, इनसे पैसे क्यों मांगते हैं। भाई से पैसे मांगे, अपनी बेटी के ससुराल से पैसे मांगता है क्या कोई? चलो रसोई में देखती हूँ क्या है खाने में। रश्मि रसोई में जाती है तो सास कढ़ी बना रही थी। क्या बना रही है माँ जी? कढ़ी बना रही हूँ बेटा, खाएगी? हाँ, बहुत भूख लग रही है। वैसे कढ़ी तो तेरी माँ अच्छी बनाती होगी ना। रश्मि को पता नहीं क्या होता है, उसे अपनी माँ से ज्यादा अपनी सास के काम अब ठीक लग रहे थे। नहीं, माँ को कढ़ी बनानी नहीं आती, भाभी बनाती है कढ़ी, इसलिए मुझे भी कढ़ी बनानी कभी नहीं आई। सास हैरान हो जाती है, आखिर रश्मि को क्या हो गया भाई, आज उसको अपने मायके से ज्यादा ससुराल कैसे अच्छा लग रहा है। आप सोच रही होंगी ना कि मैं माँ की तारीफ क्यों नहीं कर रही हूँ। हाँ, सोच तो रही हूँ। क्या हुआ बता। कुछ नहीं, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे अच्छा ससुराल मिला, अच्छा पति, अच्छी सास और एक अच्छी ननद। हम लोग तो कभी आप लोगों के लायक थे ही नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने बेटे की शादी मुझसे कराई। मुझे याद है आपने मुझे देखते ही कहा था कि मैं ही आपकी बहू बनूंगी। हाँ, वो तो मैं आज भी कहती हूँ, तू बहुत अच्छी है, बस पता नहीं कौन तुझे गलत नसीहतें दे रहा है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मुझे इस चीज को समझना चाहिए था कि मेरे लिए मेरा ससुराल ही मेरा घर है, लेकिन मैं समझी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए।